भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा यूपी की बेहतरी के लिए छोड़े कुर्सी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि बढ़ते भ्रष्टाचार और सरकारी अराजकता के कारण उत्तर प्रदेश के हालात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकलते जा रहे हैं और राज्य की बेहतरी के लिए उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अखिलेश ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर हो चले हैं, पुलिस तंत्र में अराजकता जैसी स्थिति बन रही है, वहीं सचिवालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, किसान और छोटे कारीगर परेशानी से उबर नहीं पा रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाजपा राज में अब हालात सुधरने के चूंकि आसार नहीं दिख रहे हैं तो मुख्यमंत्री को प्रदेश की बेहतरी के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर प्रस्थान कर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुआ घोटाला राज्य का सबसे बड़ा घोटाला है। इसका सरगना भाजपा से जुड़ा बताया जाता है। बेसिक शिक्षा में अनामिका और प्रियंका जैसी कितनी ही फर्जी शिक्षिकाओं की भर्ती हुई है। खबर है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में संबद्ध महाविद्यालयों में भी कुछ अनामिकाएं हैं। अखिलेश ने सचिवालय में पशुपालन विभाग के दफ्तर में एक समानांतर कार्यालय चलाकर करीब 10 करोड़ की ठगी के खुलासे की तरफ इशारा करते हुए कहा सचिवालय के अंदर बड़े चेहरे और बड़े अफसर भी नौकरियां और बड़े ठेके दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने का धंधा चला रहे हैं। सचिवालय के अंदर एक फर्जी कार्यालय भी खुल गया और सरकार को खबर नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपनी सत्ता गंवाने के अंदेशे से मानसिक संतुलन खो बैठी है। वह जाते जाते भ्रष्टाचार से अपनी थैलियां भर लेना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कथित घोटालों को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा गले तक भ्रष्टाचार में डूबी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कथित तौर हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी योगी सरकार पर हमलावर हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने योगी राज को घोटाल राज करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि योगी सरकार में पीडीएस घोटाला, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, स्कूली जूता मोजा घोटाला, पंचायती राज घोटाला, डीएचएलएफ घोटाला, होमगार्ड घोटाला और अब पशुपालन विभाग का घोटाला सामने आया है। योगी सरकार गले तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बोलेगा यूपी का युवा नाम से अभियान चलाते हुए भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों और भर्तियां लटक जाने के मामले में युवाओं का आह्वान किया। कांग्रेस का दावा है कि इस अभियान में हजारों युवाओं ने एक साथ आवाज उठाई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने तंज कसते हुए कहा, पहले लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब तो पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही है। सरकार गले तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर फिर बोला हमला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती विभाग में कथित फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रही हैं। इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में भर्तियों के तंत्र में भारी भ्रष्टाचार है। आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियों पर बने शिक्षक सरकार ने अब कार्यवाही कर 1701 को निकाला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, यूपी में भर्तियों के तंत्र में भारी भ्रष्टाचार है। धांधली, गलत नियमों, सामाजिक न्याय में कटौती व भर्ती माफियाओं के चलते भर्तियां रद्द हो जाती हैं या कोर्ट में लटक जाती हैं। अब युवाओं ने ठाना है वे चुप नहीं बैठेंगे, वे भर्ती व्यवस्था में बदलाव करके दम लेंगे। कांग्रेस महासचिव ने अपने ट्वीट के साथ एक हैशटैग भी डाला है जिसमें लिखा है, बोलेगा यूपी का युवा। शिक्षा विभाग में हो रहे फर्जीवाड़े पर भड़की प्रियंका गांधी, योगी सरकार पर दागे सवाल। प्रियंका ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के बारे में बात करने वाले बड़ी मछलियों के भ्रष्टाचार को खूब सहन कर रहे हैं। प्रियंका ने उस मीडिया रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है जिसमें कहा गया है कि अनामिका शुक्ला के नाम पर शिक्षक के रूप में फर्जी नियुक्तियों का मामला सामने आने के बाद अब जौनपुर और आजमगढ़ जिलों में भी इस तरह का मामला सामने आया है, जहां प्रीति यादव के नाम पर 2 नियुक्तियां हुई, जबकि असली प्रीति यादव बेरोजगार है। योगी सरकार पर दागे सवाल।
कांग्रेस नेता ने पूछा था, शिक्षा विभाग में इतने बड़े बड़े फर्जीवाड़े हो रहे हैं तो क्या विभाग के मंत्री की जानकारी में ये नहीं था? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी भनक भी नहीं लगी? उन्होंने ट्वीट किया था, हैरानी की बात है, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले बड़ी मछलियों के भ्रष्टाचार को टॉलरेट कर रहे हैं। प्रियंका ने फर्जीवाड़े के एक अन्य कथित मामले के बारे में भी शनिवार को ट्वीट किया था, जिसमें मैनपुरी में दीप्ति सिंह के नाम पर एक फर्जी नियुक्ति हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कर्मचारियों को लॉकडाउन का दूसरा बड़ा झटका, सैलरी बढ़ोतरी पर सरकार का नया आदेश। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस और लॉकडाउन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरा साबित हो रहा है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के बाद अब एक और बुरी खबर आ गई है। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल अप्रेजल को अगले साल तक के लिए टाल दिया है, यानी इस साल सैलरी में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर ब्रेक लग गया है। क्या है नुकसान? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक ऑर्डर जारी किया है। इस नए ऑर्डर के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट को पूरा करने का मियाद बढ़ा दी है। इसे बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दिया गया है। 11 जून को जारी किए गए आदेश के मुताबिक मौजूदा स्थितियों को देखते हुए 2019-20 के लिए अपार को पूरा करने की मियाद दिसंबर 2020 से बढ़कर मार्च 2021 कर दी गई है। हमारे सहयोगी zbiz.com के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले का असर ग्रुप ए, बी और सी के अधिकारियों पर पड़ेगा। मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि पहले ये मियाद 31 दिसंबर 2020 तक रखी गई थी। इससे पहले मार्च में भी सरकार ने अप्रेजल प्रक्रिया को दिसंबर तक के लिए बढ़ाया था, लेकिन अब इंक्रीमेंट के लिए कर्मचारियों को मार्च 2021 तक इंतजार करना होगा। महंगाई भत्ते का पहले ही लग चुका है झटका। बताते चलें कि इसी साल अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को टाल दिया गया था। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया था कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। मौजूदा 17% की दरों को जुलाई 2021 तक लागू माना जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान, 6 जुलाई को होंगे बिहार में विधान परिषद के चुनाव। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस तेजी से अपना कहर बरपा रहा है, जिसको देखते हुए बिहार विधान परिषद की रिक्त पड़ी 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को टाल दिया गया था। चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई है कि इन सीटों पर चुनाव अब 6 जुलाई को होंगे। कोरोना लॉकडाउन के कारण टाले गए थे चुनाव। चुनाव आयोग की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बिहार विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो गया था। आयोग ने 3 अप्रैल को घोषणा की थी कि कोरोना वायरस महामारी और पूरे देश में जारी लॉकडाउन के कारण चुनाव टाल दिए गए हैं। बयान में बताया गया कि चुनाव की अधिसूचना 18 जून को जारी होगी और चुनाव 6 जुलाई को होंगे। 6 जुलाई को होंगे चुनाव समाप्त होने के बाद तय नियमों के मुताबिक 6 जुलाई की शाम को ही मतगणना होगी। बिहार विधानसभा के सदस्य 9 नए विधान पार्षदों का चुनाव करेंगे। विधान परिषद सदस्यों का चुनाव सामान्य तौर पर 4 तरह के मतदाता करते हैं: विधायक, स्नातक, शिक्षक और स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य। कोरोना काल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। बता दें कि इस साल के आखिरी तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। मालूम हो कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके लिए दांव पेच भी शुरू हो गया है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव वैसे समय होने के आसार हैं जब देश में कोरोना वायरस के कारण लोगों का जीना दुभर हो गया है। खास करके प्रवासी मजदूरों की समस्या लॉकडाउन के दौरान सामने आई है, जिसमें बिहार के लाखों प्रवासी मजदूरों को पलायन किसी त्रासदी से कम नहीं रहा है। देखना है कि कौन सी पार्टी जनता के इस नब्ज को दबाकर उसे वोट में तब्दील करती है। बहरहाल बीजेपी राज्य के 72,400 मतदान बूथों के प्रत्येक बूथ पर 50 लोगों को एक जगह एकत्रित करने की योजना पर काम भी कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आरजेडी बोली, आरक्षण को खत्म करना चाह रही एनडीए। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं पर राजनीतिक पार्टियों का विरोधी स्वर उठने लगा है। इस मसले पर बिहार के तमाम सियासी दलों के नेताओं का स्वर एक जैसा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल, दोनों दलों के नेता सुर में सुर मिला रहे हैं। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं की टिप्पणी पर आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने कहा कि इसके पीछे केंद्र की सत्ता जिम्मेदार
तैयार है। आरएसएस, बीजेपी और उसके गठबंधन दल आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। इसी के तहत इस तरह की टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि आज आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं कहा जा रहा है, कल दलितों को वोट देने से मना किया जाएगा। केंद्र की बीजेपी सरकार आरक्षण और दलित विरोधी है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार आरक्षण के विरोध में लगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू परिवार की संपत्ति पर थम नहीं रहा सियासी घमासान। सुशील मोदी के दावे पर आरजेडी कांग्रेस ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, लालू यादव की संपत्ति पर बिहार में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। लालू यादव के 73वें जन्मदिन पर जहां जेडीयू ने उनकी 73 संपत्ति का लेखा जोखा दिया था, वहीं रविवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक बार फिर लालू यादव और उनके परिवार पर संपत्ति को लेकर निशाना साधा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के सबसे बड़े जमींदार लालू परिवार 73 नहीं 141 भूखंड, 30 फ्लैट व आधे दर्जन मकानों का मालिक है। मात्र 29 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 से ज्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, इसका जवाब वे आज तक नहीं दे पाए। राबड़ी देवी पटना शहर में 43 भूखंड के अलावा 30 से ज्यादा फ्लैट की मालकिन है। तेज प्रताप 28 संपत्ति के तो मीसा भारती 23 से ज्यादा संपत्तियों की मालकिन है। वहीं अब सुशील मोदी के बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो सुशील मोदी के दावे को खारिज करे। तेजस्वी यादव बताएं कि ये संपत्ति उनकी नहीं है और सरकार को ये संपत्ति जब्त करने बोले। अगर इस संपत्ति को वो अपना मानते हैं तो चुनाव से पहले गरीबों के बीच बांट दे। वहीं कांग्रेस लालू परिवार के बचाव में आई है। एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी लालू फोबिया से ग्रसित है। एक ही संपत्ति को सुशील मोदी कितनी बार जारी करेंगे। लोगों को अब इन बातों में दिलचस्पी नहीं है। लोग तो अब ये जानना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार ने 15 सालों में क्या काम किया। व्यक्तिगत रूप से किसी पर बार बार आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी एनडीए पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद की संपत्ति बिहार की 12 करोड़ की जनता का आशीर्वाद है। हिम्मत है तो एनडीए के नेता असली मुद्दे पर आएं। घिसा पिटा कैसेट बजाने से कुछ नहीं होगा। जनता अब विकास के मुद्दे पर बात करना चाहती है, रोजगार के मुद्दे पर बात करना चाहती है। जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल बोले, लॉकडाउन साबित करता है कि अज्ञानता से घमंड ज्यादा खतरनाक। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक वाक्य शेयर किया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि यह लॉकडाउन साबित करता है कि अज्ञानता से अधिक खतरनाक चीज केवल घमंड है। इससे पहले राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर 4 ग्राफ ट्वीट किए थे। इन ग्राफ में बताया गया था कि देश में बार बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, बल्कि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन ग्राफ्स के साथ अज्ञात के नाम से एक कोड भी शेयर किया और लिखा, पागलपन बार बार एक ही काम कर रहा है और विभिन्न परिणामों की उम्मीद कर रहा है। राहुल गांधी ने जो ग्राफ शेयर किए हैं उसमें बताया गया है कि जब पहली बार लॉकडाउन लागू किया गया तो देश में कोरोना के 9,000 केस थे। दूसरे लॉकडाउन में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 28,000 पहुंच गई। उसी तरह तीसरी बार जब देश में लॉकडाउन लागू किया जा रहा था तब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 45,000 थी। वहीं जब चौथा लॉकडाउन लागू किया गया तो मरीजों की संख्या बढ़कर 82,500 हो चुकी थी। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था, भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के परिणाम स्वरूप एक भयावह त्रासदी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की मांग 2004 के स्तर पर आए पेट्रोल डीजल की कीमत जीएसटी के दायरे में लाएं। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को कम करके अगस्त 2004 के स्तर पर लाया जाना चाहिए, जब कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल थी। उन्होंने कहा कि अगस्त 2004 में पेट्रोल 36.81 और डीजल 24.16 रुपए प्रति लीटर था। एलपीजी सिलेंडर 261.60 रुपए का था, लेकिन अब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी 75.78, 74.3 और 593 रुपए में बेचा जा रहा है। सुरजेवाला ने
6 साल में पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी 23.78 रुपये और 28.37 रुपये को वापस लेने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि देश के 130 करोड़ नागरिक आज कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं। गरीब, प्रवासी श्रमिक, दुकानदार, किसान, छोटे और मध्यम व्यवसायी और बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए लोग इस कठिन आर्थिक मंदी और महामारी की स्थिति में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा कि ऐसे हालात में भी हर रोज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला जा रहा है, मुनाफाखोरी और जबरन वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4.52 रुपये और 4.64 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम हैं। सुरजेवाला ने कहा कि मई 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क केवल 9.20 और 3.46 रुपये प्रति लीटर था। इसमें पिछले 6 साल में पेट्रोल पर 23.78 रुपये और डीजल पर 28.37 रुपये प्रति लीटर का इजाफा सरकार ने किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाह की मीटिंग में कांग्रेस की मांग, सबका टेस्ट हो, संक्रमित परिवार को मिले 10-10 हजार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कोरोना से निपटने के लिए कांग्रेस ने कई अहम सुझाव दिया है। कांग्रेस ने कहा कि टेस्टिंग करना सबका अधिकार है, इसलिए सभी लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। कांग्रेस ने कोरोना प्रभावित परिवारों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले परिवारों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद करने की मांग की। साथ ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके लिए नर्सिंग, मेडिकल और फार्मा कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की मदद लेने का सुझाव दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह से कांग्रेस ने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए रेलवे के एयर कंडीशन कोच के अलावा स्टेडियम, प्रदर्शनी स्थलों, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का इस्तेमाल क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर के रूप में किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी मौजूद हैं। इसके साथ ही बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भी शामिल हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।